गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एडिटोरियल एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 3 फरवरी एंड डे इज़ थर्सडे। कवर करेंगे एडिटोरियल को, और ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसका आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो मैंने पूरे इस एडिटोरियल को पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होगा या जो अंडरलाइंग स्टेटमेंट ऑथर कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर लिखा है पहली लाइन, बजट 2022 हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। तो बेसिकली आज के टाइम पे जैसी इकोनॉमी चल रही है तो उसके बारे में ही पूरा एडिटोरियल है, और उसके अंदर बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आया है नया बजट, और उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या ट्रेंड बन रहे हैं। जैसे पूरी बजट बनाने से पहले गवर्नमेंट के माइंड में कुछ एक माइंडसेट होगा, तो वो माइंडसेट डिकोड करने की कोशिश की जा रही है पूरी एडिटोरियल के अंदर। पहला इसके अंदर मेन पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा बाय एनएसओ। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये बहुत सारी सर्वेस कराते हैं, गवर्नमेंट की ही बॉडी है, और ये बहुत सारा डेटा टाइमली बेसिस पे निकालते रहते हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो इनकी वेबसाइट पे एक बार जाके बस देखना कि किस किस का क्या क्या डेटा इन्होंने निकाला है। आप मतलब एक बारी के लिए तो ज़रूर शॉक हो जाएंगे। जो भी हम डेटा अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वो काफ़ी सारा डेटा यही लोग निकालते हैं। तो पहले इनका नाम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस भी होता था। खैर आगे चलते हैं। इकोनॉमी डीलिंग आउट विथ सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव वोज एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर सेकेंड वेव का पूरा क्लियर जो कट डिस्टिंक्शन है कि सेकेंड वेव जा चुकी है प्रॉपर तरीके से, ये इकोनॉमी में अभी दिखना शुरू हुआ है आपके नवंबर दिसंबर वाले पीरियड से। और एट द सेम टाइम हम अभी तक थर्ड वेव के जो वोज हैं, वोज मतलब थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशन की क्या होगा उसमें, यही सब चीज़ें हैं, इनसे अभी हम डील कर रहे हैं। ओमिक्रॉन जो आया था आपका वो तो काफ़ी माइल्ड निकला, बट उसके अलावा आपने न्यूक्रॉन या ऐसे कुछ वायरसेस के नाम ज़रूर सुने होंगे। तो वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशन अभी भी बनी हुई है, और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजर्स लेने थे। उससे आगे चलें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है कि आपके नॉर्मल हाउस होल्ड्स क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर फाइनल वर्ड क्यों लिखा है प्राइवेट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को ही यहाँ पर बोल देते हैं, इसको रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता को रेफ़र कर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक को रेफ़र कर रहे हैं। तो वो चीज़ हो गई। यहाँ पर फाइनल का क्या मीनिंग होता है, देखिए दो तरीके का कंजम्पशन होता है एक बेसिस के उससे। अगर हम फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल में क्या होता है, जैसे अगर आप कोई ब्रेड खरीदते हैं तो वो आपका फाइनल कंजम्पशन होगा, वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होगा। बट फॉर एग्जांपल कोई बेकरी ब्रेड खरीदती है तो वो फाइनल कंजम्पशन नहीं होगा। वो बेकरी ब्रेड से हो सकता है कुछ और चीज़ बनाए, हो सकता है केक बनाए या कुछ भी बना सकते हैं, तो वो चीज़ें वो बनाएंगे, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। लास्ट में जाके जो चीज़ बनेगी वो आपका फाइनल कंजम्पशन होगा। और अगर आप खुद घर पे ला करके ब्रेड का केक बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी आपके पर्सपेक्टिव से फाइनल कंजम्पशन ही होगा, क्योंकि वो केक भी आपको ही कंज्यूम करना है और वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बट जो बेकरी है उसकी बिजनेस एक्टिविटी है और उसको खुद कंज्यूम नहीं करना है। तो लास्ट में जहाँ पे जाकर कंज्यूम होगा वहाँ पर फाइनल वर्ड यूज़ किया जाएगा। उस तरीके से ये बात है। अब इसके अंदर बोला गया है कि GDP में जितना जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें जो 55% लोग हैं, या अब इसको रफली कह सकते हैं कि 55% जो इंडिया की पॉपुलेशन है। बट ये अपने आप में सही फिगर नहीं होगी, क्योंकि जो नीचे के परसेंटेज ऑफ GDP होता है वो कम कंट्रीब्यूट करता है और ऊपर का ज़्यादा करता है। बट फिर भी इजी करने के लिए 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का जो PFCE चल रहा है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम चल रहा है जितना पहले चल रहा था। तो उसी वजह से ये कह रहे हैं कि डिमांड कम है। यहाँ पर पूरे इस पॉइंट का जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि लो डिमांड चल रही है। तो लो डिमांड इज़ अ चैलेंज फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो यही बेसिकली ये है यहाँ पर कि लो डिमांड है, ये चैलेंज रहेगा फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ का और जॉब क्रिएशन का। अभी तक क्या बता रहे थे, अभी तक ये बता रहे थे कि कैसा कैसा आपका इकोनॉमी में हाल चल रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। आगे चले तो केपेक्स बूस्ट इन प्राइसेस, नो पॉलिटिशियन वुड वांट दैट इलेक्शन, हीरोइक बजट। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर लिखा क्या है, जैसे मैंने आपको कई बार एक्चुअली ये पॉइंट बता दिया है। इसके अंदर है क्या कि आज की डेट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, और अगर हम केपेक्स करते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ज़ोरों शोरों से करने लग रही है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 35% का इंक्रीज़ आया है जितना प्रीवियस बजट के अंदर से था। तो बेसिकली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से शॉर्ट टर्म के अंदर, या आप कह सकते हैं कि एक मीडियम टर्म तक के अंदर प्राइसेस में बूस्ट ज़रूर आता है। इनपुट प्राइसेस, आपके कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस, सब चीज़ों में बूस्ट आता है। तो उसकी वजह से कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं चाहेगा कि जब इलेक्शन सर पे हों तब हम ऐसा करें।
तो एक तरीके से आप मानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये हीरोइक बजट है, ये काफ़ी ज़्यादा एक डेयरिंग या रिस्क पे लिया हुआ बजट है। अब क्योंकि मैंने ये बात 2-3 बार बोल दी है आज के और कल के एक्सप्लेनेशन में और आज के इस अभी एडिटोरियल में, तो मैं एक्चुअली आपको एक बार दिखाई देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको इस पर बिलीफ ना हो रहा हो। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, व्हेन डिमांड इज़ लो एंड इन्फ्लेशन इज़ हाई, इट इज़ पॉलिटिकली एक्सपेडिएंट टू इंडल्ज इन हैंडआउट्स एंड कीप द फिस्कल डेफिसिट लो। गवर्नमेंट हैज़ डन दी जस्ट दी अपोजिट। तो बेसिकली यही पॉइंट मैंने आपको ईजी करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो आगे चलते हैं। सब्सिडी बर्डन एक्सपेक्टेड टू कम डाउन बाय 26.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पर सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो भी अब कम प्रोवाइड करेंगे। वो क्या चाहते हैं कि वो सब्सिडीज़ की फॉर्म में ज़्यादा सपोर्ट ना करें, इससे अच्छा वो टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जैसे अपना खुद का CBDC लॉन्च करना या इस सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है सब्सिडी क्या होगा, सब्सिडी शॉर्ट टर्म मेजर है। सब्सिडी से हम एक बार ही बेनिफिट दे देंगे और उससे पब्लिक को उसकी आदत हो जाएगी। तो पब्लिक को आदत हो जाएगी तो वो चीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो लोग डेवलप नहीं करेंगे, वो लोग ज़्यादा मेहनत या ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताकि वो अर्न ज़्यादा कर पाएँ, उस सब्सिडी की उनको ज़रूरत ना पड़े। उस वजह से यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया। बट फिस्कल डेफिसिट पेग्ड एस्टिमेटेड एट 6.4% ऑफ GDP। तो उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया है, फिस्कल डेफिसिट जो कि एवरेज आपका 6%, 6.5% ऐसे ही चलता है, उसको 6.4% पर पेग कर दिया है, मतलब ये एस्टिमेट कर दिया है ऑफ द टोटल GDP। तो जितना भी GDP होगा उसका 6% के आसपास आपका फिस्कल डेफिसिट चल रहा होगा। अब फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग होता है आपका कि आपका गवर्नमेंट कितना कमा रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू माइनस उसका एक्सपेंडिचर। अब ये अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको फिस्कल सरप्लस मिलेगा। बट अगर सिंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है जनरली गवर्नमेंट्स का, इसीलिए एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करते हैं और जो फिगर आती है उसको डेफिसिट बोल देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर 6.4% ऑफ टोटल GDP हो जाएगी। इट हैज़ डिलीवर्ड बियॉन्ड वट वॉज एक्सपेक्टेड। तो बेसिकली यही बोला गया एज अ कंक्लूडिंग लाइन कि आपका बजट ने वो दिया जो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन थी जिसकी। अब आगे चलिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर ये 35% तक ग्रो हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो वो आपका 4% ऑफ द GDP है। अब अगर आप 2-3 बातों को रिलेट कर पा रहे हो तो आप समझेंगे टोटल आपका फिस्कल डेफिसिट 6% पर चल रहा है, उसके अंदर से हम 4% का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर है। और अगर हम ऐसे देखें तो बाकी एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या जो भी है, वो सिर्फ 2% ऑफ GDP के आसपास जा रहा है अगर हम रेवेन्यू की बात ना करें। तो वो चीज़ है यहाँ पर। आगे चले तो बिग बूस्ट इन जॉब क्रिएशन इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो अज्यूम्ड। तो बजट के अंदर बेसिकली क्या किया है कि यहाँ पर अभी ये अज्यूम करके चले हैं कि सिंस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से जॉब क्रिएशन बढ़ जाएगी। तो जॉब क्रिएशन हर सेक्टर में होगा, यहाँ पर IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड यहाँ पर बोला जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या है कि सिंस ये एक्सपेक्टेशन है तो उन्होंने ये बात अज्यूम भी कर ली है। तो हो सकता है कि इस वजह से बजट आपका फेल भी हो सकता है ड्रास्टिकली, अगर जॉब्स इतनी लोग चाहते ही ना हो कि जॉब करें, तो उस वजह से। आगे चले तो इफ़ येस अल्टीमेट मल्टीप्लायर विल गेट जनरेटेड। तो यहाँ पर वही है कि अगर ये बात सच हुई और अगर ऐसा हुआ तो ये अल्टीमेट मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा। अल्टीमेट मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मीनिंग है, मतलब अल्टीमेट तो देखो बस एक एसेंस बताने के लिए टर्म है। मल्टीप्लायर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की टर्म है। इसका क्या मीनिंग होता है कि इसमें बेसिक एक अजम्पशन ये होती है या एक लॉजिक ये होता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो दरअसल किसी और के लिए रेवेन्यू है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो वो उस पर्सन की इनकम होती है। तो इस तरीके से जो चेन बनती है जिसमें आप एक पर्सन को आप गुड दे रहे हैं, उससे आप कुछ सामान बेच रहे हैं, तो वो पर्सन आगे ऐसे करेगा, वो पर्सन आगे ऐसे करेगा। इस तरीके से जो एक आपके पास मनी थी उसको आपने जो सेल किया या आपने जो भी खरीदा, उसकी वजह से इतनी डिमांड बढ़ जाएगी जो कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स होगी उसके पूरे की। तो उस वजह से ये जो डिमांड का इंक्रीज़ का इफेक्ट होता है इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। ये बैंक्स के साथ भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। बैंक्स के साथ कैसे होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट ऑफ मनी बैंक में जमा कराया, हम इसमें ये अज्यूम करते हैं कि सारे बैंक्स एक ही हैं क्योंकि इससे ईजी हो जाता है बोलना और ये समझाना। तो अगर हम सारे बैंक्स एक ही हैं और सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होती है, क्योंकि वो तो जनरली होती है आज की डेट में, तो आपने अगर अपने पैसे बैंक के अंदर डलाए तो वो बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रख करके बाकी सारे पैसे किसी को लोन के फॉर्म में देगा। अब सिंस बैंक एक ही है तो फॉर एग्जांपल ये पर्सन कहीं जाके खर्च करता है तो वो पर्सन आके वापस से इसी बैंक को देगा।
तो इसी तरीके से बैंक इस पैसे को बार बार ऐसे साइकिल की तरह घुमा सकता है। तो वो है यहाँ पर, ये इसको भी आप मल्टीप्लायर इफेक्ट बोल सकते हैं। अब आगे चले तो यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन एंड चेक्स। अब यहाँ पे सिंस इसमें आपको सभी पॉइंट पे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हायर रिस्क उन्होंने लिया है, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑब्वियसली होता है, बट हाई रिस्क के साथ हमें रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो हर चीज़ को गवर्नमेंट को प्रॉपर चेक पे रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। और जैसे बीच में उन्होंने एक डेटा डाल दिया था, बट ये इससे फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो मैं पहले आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ। तो उन्होंने ये बोला था कि उनको कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर। तो सिंस अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है और उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, तो वो उनको इन्फ्लेशन को फ्यूचर के अंदर टाइमली बेसिस पे चेक करते रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बाकी उन्होंने एक बीच में एक डेटा डाल दिया था कि नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ आपका एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के लिए 11.1% पर, और 8.85% पर रियल जीडीपी का ग्रोथ है। नॉमिनल और रियल का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया हुआ है सेशंस के अंदर, तो अभी मैं वो कवर यहाँ पर नहीं करता हूँ। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ कमेंट में अगर आपको फीडबैक देना है, कुछ भी देना है, तो आप दे सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेलकम्ड। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।